नेक्स्ट देखिए आप, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो स्केलर जो अभी हमने पढ़ा, नेक्स्ट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखें, पहले तो ये देखते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको देखिए, ये 3 डायमेंशन मैंने बनाया, इसको समझिए, कैपिटल एक्स ओरिजिन, कैपिटल वाई और ये कैपिटल जेड। दीज 3 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप वो दीवार का कोना देख लो, ये कैसी होती है, एक ऐसे जा रही है, एक मेरी तरफ, एक ऐसे जा रही है, इनके बीच का एंगल कितना 90। अब आप सुनिए, यदि मैं एक्स एक्सिस को, इफ वी रोटेट एक्स इनटू डायरेक्शन ऑफ वाई, यदि मैं एक्स को वाई की तरफ रोटेट करूं, मतलब इसको क्या है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, थंब रूल भी बोलते हैं। जैसे सपोज ये स्क्रू है, ये स्क्रू है और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, ये स्क्रू है और यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करूं मैं, इसका मतलब अब स्क्रू कैसे निकलेगा, बाहर की ओर। जो भी उन्होंने कन्वेंशन जो भी बना रखा है, स्क्रू का जो सिस्टम बना रखा है, पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, तो यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्क्रू को रोटेट करती हूँ तो इस स्क्रू का डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन टू द बोर्ड, इस बोर्ड के बाहर की ओर जाएगा। तो यदि मैं एक्स को वाई की तरफ रोटेट करूं तो जो डायरेक्शन जो आएगी वो कैसे आएगी, अलोंग द जेड एक्सिस, है ना। मतलब देखें, मेरी बात सुनिए, ये प्लेन है, पहले आप हर एक छोटी छोटी चीज को समझने की कोशिश करें। ये प्लेन है, ये बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या होता है, वैसे तो प्लेन जो है एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वैसे उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप प्लेन की सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ईच एंड एवरी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन मस्ट बी लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो, है ना। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, आपका जो ये कॉपी है, इसका पेपर जो है ये प्लेन है, ये पूरा सरफेस प्लेन है, आपका ये रजिस्टर जो है ये प्लेन है। लेकिन जो जैसे रोड है, जैसे आप सड़क का कोई एग्जांपल ले लो, ये रोड है तो ये प्लेन नहीं है, उसमें बीच में गड्ढे भी आएंगे। तो अगर आपने एक लाइन इस पे ड्रॉ की तो ये वाला पॉइंट कंसाइड नहीं करता, लाइन का हर एक पॉइंट इस पे कंसाइड नहीं करता, तो ये प्लेन है। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो उसके अलोंग दी जाती है, आइदर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, जो प्लेन का डायरेक्शन होता है ना, वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आता है। देखिए, जैसे ये चौक मैंने लिया, तो चौक है जो एक लाइन की तरह काम कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इसी के अलोंग जाएगी। लेकिन जो प्लेन की डायरेक्शन है, जैसे सपोज इस पाम को थोड़ी देर के लिए आप प्लेन की तरह ट्रीट करिए, तो प्लेन की डायरेक्शन कैसे जाएगी, उसकी परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे जाएगी, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। तो ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। जब मैं एक्स टू वाई रोटेट करती हूँ, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो जाएगा, ये डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, जेड की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। यानी ये समझिए, एक्स एक्सिस का कैसे हुआ, आई कैप डायरेक्शन, वाई एक्सिस का क्या, जेड के कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस का के कैप। तो यदि आप आई को जे की तरफ लेके जाएंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, के कैप, है ना। आप जे को के कैप ये लेके जाएंगे, जे को रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन किसके अलग, है ना, आई कैप, इस तरह से। तो देखिए, यदि आप एक्स को वाई की तरफ रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन जाएगा जेड की तरफ। इसी तरह से यदि मेरे पास लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, टू कैसे, नॉन जीरो वेक्टर्स, क्योंकि जीरो वेक्टर्स पे तो फिर लॉजिक ही खत्म हो जाता है, क्या बात करें हम। सो लेट ए एंड बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, है ना। अब सुनिए, अब डायरेक्शन की बात आ रही है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। अब डायरेक्शन भी आई, ये मैंने लिया ए वेक्टर, इधर मैंने क्या लिया, ये बी वेक्टर, ये ओ, ये ए और ये बी। और अब जो आप इसको रोटेट करें, ये रोटेशन कैसे करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं ए टू बी रोटेट करूं, ए टू बी रोटेशन, ए वेक्टर टू बी वेक्टर, इस तरह से अगर मैं रोटेट करूं तो ये जो थंब रूल, ये जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर।
और अगर मैं बी टू ए रोटेट करूं, बी टू ए, तो अब कैसे चली जाएगी, अंदर की ओर, ऐसे। राइट हैंडेड कहलाता है ये, तो राइट हैंड यूज करें आप। तो ये जो है, ये वाली जो फिंगर्स हैं, ये तो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड थंब, अब क्या है, रोटेशन कैसे हो रहा है, बी टू ए, तो थंब कहाँ जा रहा है, बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्लेन का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड जाएगा इस तरह से, या फिर इनवर्ड जाएगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन कैसे आएगा, स्क्रू रूल कैसे बोलते हैं, स्क्रू को अगर आप कैसे रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर की ओर निकलेगा, निकलता है, यानी यूं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ऐसे, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एन कैप, ठीक है। एन कैप, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, समझे आप। अब सुनिए, यदि आप बी टू ए रोटेट करते हैं, बी टू ए, तो डायरेक्शन कैसे चली जाएगी, बोर्ड के अंदर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड पर इनवर्ड डायरेक्शन, और इस केस में ए टू बी के केस में कहां आ जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सुनिए, यदि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए टू बी रोटेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, और ये बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इनकी डायरेक्शन एन कैप। और ये बताएंगे ये क्या फिजिकली रिप्रेजेंट करता है, बाद में देखेंगे। अब ये क्या है, ये जो एन कैप है ना, ये एन कैप है ना, ये एन कैप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस प्लेन, देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये हमेशा कोप्लेनर है। दो वेक्टर्स मतलब 3 पॉइंट से मिलके बने हुए हैं, और 3 पॉइंट से आप एक यूनिक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ओ, ए एंड बी, इसको मैंने को इनिशियल किया, ऐसे दो वेक्टर मैंने को इनिशियल कर दिए, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं ए टू बी रोटेट करूं तो डायरेक्शन कैसे जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर। राइट हैंडेड सिस्टम में बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन जाएगी, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में कहां चली जाएगी, इस तरह से, इनवर्ड। तो अगर आप ए टू बी रोटेट करते हैं तो एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A vector and B vector in outward direction, ठीक है। इस तरह से A vector, B vector and n cap form right-handed system। अब आप B टू A रोटेट करते हैं इस तरह से, तो कहां चली जाएगा, अंदर की ओर, और इसीलिए अब एन कैप की जगह कितना हो गया, माइनस एन कैप। सो दैट्स व्हाई A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या, माइनस B क्रॉस A। समझे। तो सुनो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यदि किसी प्लेन के अंदर दो लाइन सेगमेंट जिसके वेक्टर्स A वेक्टर और B वेक्टर है, लाइन का डायरेक्शन तो लाइन के अलोंग आ जाएगा, लाइन का डेयर। अच्छा, लाइन कैसे बनता है आप बताओ, लाइन दो पॉइंट को मिलाने पे बनती है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो लाइन का डायरेक्शन या तो ए बी वेक्टर a टू b या बी ए वेक्टर b टू a। तो हम कैसे निकाल लेते हैं, उसका dr कैसे निकालते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, या फिर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2, डिपेंडिंग आइदर यू मूव फ्रॉम a टू b और b टू a, ये डायरेक्शन। तो लाइन पे तो कोई मतलब, प्लेन कैसे बनता है, बाय 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन बनता है। अब उसको को इनिशियल कर लो, तो ये O आ गया, ये A आ गया, ये B आ गया, दो वेक्टर आ गए, A वेक्टर B वेक्टर। A वेक्टर का B वेक्टर के साथ जैसे आप क्रॉस लेंगे, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो डायरेक्शन कैसे चली जाएगी, हाँ है ना, वो प्लेन की डायरेक्शन को शो करेगी। तो प्लेन की डायरेक्शन को शो करने के लिए दो लाइन सेगमेंट जो प्लेन पे पड़ी हुई है, दो लाइन, उनका आप क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। समझ आया। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो और डिटेल में हम जानेंगे। ज्योमेट्रिकल या फिजिकल इंटरप्रिटेशन,
ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे डॉट प्रोडक्ट तो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोजेक्शन को। वैसे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सुनिए, ये ओ ए, ये ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लें आप। ओ ए, इसको मैंने बी माना और ये सी। ओ ए सी बी आर ए पैरेललोग्राम, आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल, और ये कितना हो गया? बी वेक्टर। The two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram are represented by A vector and B vector, ठीक है। अब यहां से आप इस सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालिए BM, और ये एंगल हमने कितना लिया था? थीटा। A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल कितना? थीटा। समझ आ गया? अब सुनिए, परपेंडिकुलर, कंसीडर ट्राइंगल OBM, परपेंडिकुलर BM, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस यानी OB, कितना हो गया? साइन थीटा। सो BM क्या? परपेंडिकुलर हाइट। BM क्या? परपेंडिकुलर हाइट, और ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो गई? OB यानी B वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB is given by base into perpendicular height, परपेंडिकुलर हाइट। यदि आप बेस OA लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहीं से डाली जाएगी। बेस कौन हो गया? OA, यानी ये लेंथ है वो, तो मैग्नीट्यूड लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये। आपको ये कहीं नजर आता है क्या? हाँ, और ये जो एन कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड कितना होता है? 1। तो ध्यान से देखिए, जो A क्रॉस B है, A क्रॉस B में AB साइन थीटा एन कैप, तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया मॉड A क्रॉस B। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज क्या है? ये है मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। फिजिकली ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो एरिया तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आप A क्रॉस B का मॉड ले लो तो मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, है ना। और A वेक्टर क्या है? A वेक्टर एंड B वेक्टर आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? आप सुनिए, इसको इससे मिला दीजिए, जॉइन। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, हाँ, तो अब इससे क्या है, मैं ये तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, एरिया भी निकाल सकती हूँ मैं। एरिया ऑफ डेल्टा OAB, ये कितना हो गया? 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB। तो 1/2 कितना हो गया? मॉड A क्रॉस B। सो पैरेललोग्राम का एरिया A क्रॉस B का मॉड, यानी दो एडजेसेंट साइड्स, इफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन A क्रॉस B मॉड रिप्रेजेंट करती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसका हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेयर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर वेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। ये इसका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। तो सुनो, यदि किसी प्लेन पे, फिर से मैं बताती हूँ, यदि आपका A वेक्टर और B वेक्टर की डायरेक्शन में आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो एन कैप कैसे आएगा? इस तरह से। प्लेन की डायरेक्शन तो ऐसे भी जाती है और नीचे भी जाती है, जैसे लाइन की डायरेक्शन ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी। तो एन कैप क्या है? एन कैप उस परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, एक और मैं बात समझाती हूँ। जैसे आपने ना ये इस पाम को थोड़ी देर की तरह आप प्लेन समझिए, ठीक है। इसके अंदर ये A वेक्टर और B वेक्टर रखा हुआ है ना, और ये एन कैप है। तो एन कैप A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, समझे आप। एन, यहाँ जो एन कैप है, एन कैप, एक एक चीज को समझिए। एन वेक्टर, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर बोथ।
ये ऐसा वेक्टर है, देखो ये, तो ये ऐसे आया, तो इसके साथ भी कितना बनता है आप अच्छे से समझिए ना, देखो ऐसे, ये जो एक और चौक ले लो, ऐसे लिया मैंने, तो इसके साथ भी 90 बनता है, इसके साथ भी 90 बनता है। दैट मीन्स ये कौन है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, तुम कुछ और मान लो, एन वेक्टर मान लो। सो एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यदि कोई ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, तो एन कैप इज पैरेलल टू क्या, ए क्रॉस बी। अब अगर मैंने इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये भी ऐसे ही जाना है और एन कैप भी ऐसे ही जाना है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो देखो एक ऐसा वेक्टर जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना। आप लिख सकते हैं इफ एनी वेक्टर which is perpendicular to a vector and b vector, if any vector b vector मान लो is perpendicular to a vector and b vector both, then b vector is parallel to a cross b। और जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, क्योंकि a क्रॉस b कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आती है। और ये जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर। बोलो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड है, ये लैम्डा एडजस्ट करेगा सब। यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ बी वेक्टर 1 हो जाएगा, वहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे। यदि पॉजिटिव लेते हैं राइट हैंडेड तो प्लस लेंगे, और ये वाला लेते हैं तो मतलब बोर्ड के अगर आउटवर्ड निकलता है तो राइट हैंडेड सिस्टम है, और अंदर की ओर जाता है लेफ्ट हैंड। बाकी बोर्ड की डायरेक्शन तो दोनों तरह से रिप्रेजेंट होगी। आपका ये रजिस्टर है ना, आपका ये रजिस्टर है ना, तो देखो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ऐसे भी जाएगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे भी जाएगी, दोनों तरह से ले सकते हैं आप, है ना। चलिए नोट कर, सो देखें, if a vector and b vector are two non-zero vectors, then their vector product is defined as a cross b is equals to a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, a टू b, ठीक है। तो a टू b रोटेट कर रहे हैं, तो n कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n कैप इज यूनिट वेक्टर लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। यानी देखो ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, तो इसमें लाई करेगा एन कैप, है ना। एन कैप इज यूनिट वेक्टर लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस है क्योंकि डायरेक्शन है, एंड दिस इज इक्वल्स टू कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता ही, जबकि a डॉट b चूंकि स्केलर क्वांटिटी थी इसलिए हम उसको b डॉट a के इक्वल लिख सकते थे। थर्ड देखें, a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तीन वेक्टर्स लिए मैंने, तो ये ऐसे लिखा जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डजंट मैटर, लेकिन ये चेंज नहीं करें। यदि आपके पास दो स्केलर्स हैं, कौन, m और n, ये दो स्केलर्स हैं, तो सुनिए m a वेक्टर क्रॉस n b वेक्टर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n a क्रॉस b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं n a क्रॉस m b क्रॉस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं
ए क्रॉस बी और m इंटू एन, क्योंकि तो स्केलर है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर और एक स्केलर के बीच में ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है ना। लेकिन आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। 5, अब सुनिए, ये बनाया मैंने, है ना, राइट हैंडेड सिस्टम, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, समझिए, ठीक है। और एक और देखो, ये इफ ए क्रॉस बी 0 हो गया, जबकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, तो ये हो गया ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। आप सुनो, यदि ये नल वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर नहीं है, तो इनके मैग्नीट्यूड तो 0 होंगे नहीं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, ये भी 0 नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबल कौन है इसको 0 करने के लिए? साइन थीटा। और जब साइन थीटा आपका 0 हो गया तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री और पाई। यहाँ पे जो आप थीटा लेते हैं ना, ये थीटा जो है ये बिलोंग करता है 0 से लेकर के पाई। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो पैरेलल एंड कोलिनियर होने की कंडीशन हो गई। साइन थीटा अगर आपका 0 हो गया है ना, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो गया। इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। देखो उसका वो ले लो ए क्रॉस बी, ऐसे, तो ए वेक्टर कौन हो गया? लैम्डा बी वेक्टर क्रॉस, तो लैम्डा तो बाहर निकालो, बी क्रॉस बी कितना हो गया? 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ही 0 है, तो फिर देखिए आपने किया क्या था, आपने पैरेललोग्राम बनाया था, ऐसे पैरेललोग्राम बनाया, आपने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का मोड पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल थीटा है, और तुमने ये डाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से पीएम, पीएम हमने कितना निकाला था? ये निकाला था हमने ओपी साइन थीटा। अगर आपका ये थीटा ही 0 है, इसका मतलब तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही खत्म हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म हो गया तो ओपी इस पे कॉन्साइड कर गया, तो फिर कोई एरिया वगैरह होगा ही नहीं, यानी कोई क्रॉस प्रोडक्ट है ही नहीं, इसलिए क्या है? 0 है। और इसीलिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना? 0, और इसीलिए ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, रिमेंबर दिस। लेकिन यदि आपका थीटा 90 डिग्री है तो नहीं होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट 0, समझे ना आप? अब सुनिए, आई का जे के साथ, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा के कैप, जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? बोलो, राइट हैंडेड ना, ऐसे घुमाओ, कितना आएगा? आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप कितना आ गया? जे कैप। ये तो राइट हैंडेड सिस्टम है, लेकिन राइट हैंडेड सिस्टम, लेकिन अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो तो माइनस आ जाएगा, क्या दिक्कत है? जैसे रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, आई और क्रॉस कुछ भी ले लिया, के कैप ले लिया, तो आई का है, ये रहा आई, और आई क्रॉस के, जबकि हो क्या रहा है? देखो के क्रॉस आई होना चाहिए ना, और आई क्रॉस के, तो कोई बात नहीं, माइनस का जे कैप आ जाएगा। ये है, समझ आया? क्लियर है? अब देखें 7, इन दोनों को यूज करते हुए ए वेक्टर तो मेरे पास ये है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर हमने क्या ले लिया? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कैसे करेंगे? सुनो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इनका क्रॉस ले लो आप, B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। तो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0,
0। फिर कितना आएगा सुनिए, A1B2 I क्रॉस J, फिर A1B3 I क्रॉस K कैप प्लस A2B1 J क्रॉस I, है ना, J क्रॉस I, J का J के साथ क्रॉस 0। फिर कौन आएगा, A2B3 J क्रॉस K कैप, इसकी बारी A3B1 K कैप क्रॉस I कैप और A3B2 कितना K कैप क्रॉस J कैप और K का K के साथ 0। अब सुनिए, हमेशा ये याद रखा करो, ये जो सर्कल है ना I कैप, यहाँ J कैप, यहाँ K कैप, ये याद रखा करो। A1B2 I का J के साथ कितना, A1B3 I का K के साथ माइनस A1B3 कितना J कैप, फिर A2B1 J का I के साथ, J का I के साथ, हाँ I का J के साथ तो कितना होता है K, तो कितना आ जाएगा माइनस K कैप, A2B3 J का K के साथ I कैप और ये कितना हो जाएगा A3B1 K का I के साथ, ठीक है, K का I के साथ कितना आएगा प्लस, हाँ, और A3B2 K का J के साथ, अब लिखो एक साथ लिख लो, A2B3 माइनस A3B2 I कैप, ठीक है, माइनस J कैप A1B3 और ये रहा माइनस A3B1 प्लस फिर A1B2 माइनस A2B1 K कैप, और इतना गंदा कैलकुलेशन। तो सुनो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ध्यान से देखो ये क्या है, I कैप J कैप K कैप, और ये क्या है डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 और B3 और 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, I कैप A2B3, ध्यान से देखो A2B3 माइनस A3B2, फिर माइनस का J A1B3 माइनस B1 A3 प्लस का K कैप A1B2 माइनस A2B1। तो यदि आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आप डिटर्मिनेंट से ज्यादा सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट से इजीली सॉल्व करिए बजाय ये सब। जैसे मान लीजिए A वेक्टर दे रखा है आपको I कैप प्लस J कैप माइनस का 2K कैप, और B वेक्टर गिवन है आपको 2I कैप, ठीक है, प्लस का K कैप। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, I कैप J कैप K कैप, पहले A के आएंगे तीनों, तो 1 1 माइनस 2, यहाँ कितना आएगा 2 0 1, J कैप का नहीं था तो कितना हो गया I कैप। सुनिए, लिसन टू दिस, 1 माइनस का J कैप आता है ना 2/2 का, यहाँ से ये कितना हो गया 1 और यहाँ से कितना आएगा 5। लिसन टू दिस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का K कैप और माइनस का 2, तो कितना आ गया I कैप माइनस का 5J कैप माइनस का 2K कैप। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर, ये देखो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा एन कैप, दोनों साइड मॉड ले लो, ठीक है, साइन थीटा का लेना चाहो तो ले लो, मॉड ऑफ साइन थीटा एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो, है ना, ये कितना हो गया 1। तो देखिए साइन थीटा कितना होता है A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हम लोगों ने पहले कैसे निकाला था, कॉस थीटा कितना होता है बोलिए, A डॉट B और उसका मॉड का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे। तो साइन थीटा लोगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तुम यहाँ मॉड लोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अगर एक्यूट एंगल ले रहा है तो प्लस ले लो, ऑब्ट्यूज ले रहा है
तो भी ले लो, लेकिन साइन थीटा तो थीटा कितना वेरी करता है 0 से पाई, और साइन थीटा दोनों केसेस में क्या होता है पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए यहाँ माइनस का कोई रूल नहीं। कॉस होता तो उसमें जरूर सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होता है नेगेटिव। समझ में आ गया? अब सुनिए, अब वेक्टर which is perpendicular to the plane containing two vectors a vector and b vector is given by, आपको समझाया अभी, एक वेक्टर जो एक ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में दो वेक्टर लाई करते हैं, is given by क्या, lambda times of a cross b, a vector which is perpendicular to the plane containing two vectors a vector and b vector is parallel to क्या, a cross b and is given by, और उसका मैग्नीट्यूड वगैरह जो है ये हम निकाल लेंगे लैम्डा की हेल्प से। यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। समझ आया? नाउ अब सुनिए, ये पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी कितनी, मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड सुनो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं हम, क्या ओ ए सी कितना हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। आप उधर वाला ले लो, वो भी सेम है क्योंकि ये वेक्टर है तो वो भी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है। अब देखो इसको जनरलाइज कर देते हैं हम। अभी तो हमने एक को क्या लिया, हमने मतलब ये क्या है, ये इसको ऐसे लिखो 1/2, ए वेक्टर क्या है ओ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है ओ बी वेक्टर, ऐसे लिखिए। दो एडजेसेंट साइड्स आपने लिए, को इनिशियल होनी चाहिए, को इनिशियल ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। तो अगर अब आपके पास ट्राइंगल ऐसा है जिसमें आपने एक को भी नल वेक्टर नहीं लिया, ऑरिजिन नहीं लिया, तो देखिए डेल्टा ए बी सी, अब इसका एरिया ऐसा लिखा जाएगा 1/2, ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, या फिर सुनिए इनको बनाया मैंने ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, या फिर बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर को इनिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बी सी क्रॉस बी ए करें या बी ए क्रॉस बी सी करें क्योंकि आप तो मॉड ले रहे हो ना। एंड 1/2 कितना आएगा सी ए क्रॉस सी बी वेक्टर, बस को इनिशियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ए बी क्रॉस सी बी, ऐसे नहीं है ना, ए बी क्रॉस सी बी, मतलब ऐसे तो आप ए बी क्रॉस सी बी लिखते हैं तो उसको ए बी है ना, मतलब माइनस बाहर निकाल लो, ऐसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि आप मॉड लगा रहे हैं इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ध्यान रखो कि ऐसे लिख लो आप। अब सुनो हम सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा ए बी सी ये वाला ले लेते हैं, कोई सा भी एक ले लो, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये वाला ले लिया मैंने। ए बी वेक्टर कौन है, बी का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी बी वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और ए सी वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। और अब इनका क्या लेना है क्रॉस, तो यहां तक नोट करिए फिर बताते हैं ना। सो निकालें आप ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए, चलिए करिए बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए, है ना। तो डेल्टा ए बी सी एरिया कितना हो गया 1/2, बी क्रॉस सी इसको लिखिए हम कितना ए क्रॉस बी, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और इसको क्या लिखें माइनस है ना, ये माइनस ए क्रॉस सी को क्या लिखे प्लस सी क्रॉस ए, और ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो अगर किसी ट्राइंगल के 3 पोजीशन वेक्टर आपको ए वेक्टर वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है तो इसका एरिया ऐसे दिया जाता है। अब सुनिए 11, यदि आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की देखो ओ ए बी सी, ये ओरिजिन है
है ना, और ये आपको दे रखा है ए वेक्टर, ये गिवन है आपको बी वेक्टर। तो इसका एरिया क्या लिखते हैं आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं आप ए क्रॉस बी, इसका मोड ऐसे लिखते हैं। अब सुनो, यदि मैं इसका एरिया कैसे निकालना चाहूं, इसके डायगोनल्स के फॉर्म में ऐसे, तो ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा दूसरा कितना हो जाता है, हाँ ये कितना है भाई, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए आर वेक्टर माना, तो बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ये कितना हो गया ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से समझना आप, जैसे ए क्रॉस बी है, तो ए को क्या लिखोगे आप, मतलब मुझे क्या करना है, इसको डायगोनल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डायगोनल्स के फॉर्म में एरिया को, है ना। तो वैसे तो देखो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2, है ना, डायगोनल्स का नहीं याद है, मतलब देखें यदि मुझे अब ये डायगोनल से बने हुए इनके रेस्पेक्ट में इनको चेंज करना है ऐसे, है ना, तो जरा इनका आप क्रॉस लेंगे तो क्रॉस कितना आएगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना कितना आता है, ए वेक्टर मतलब ए प्लस बी का ए माइनस बी के साथ क्रॉस लेना। अब देखें इसमें क्या है, जैसे दो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मैंने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ले लिया, मतलब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि कैसे आप एरिया निकालते हो। तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लो जिसमें इसके डायगोनल्स उसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, है ना, मतलब एक ऐसा आपने पैरेललोग्राम बनाया जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ये ना दे करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कितना गिवन है आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो ये कितना आएगा, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, बी का बी के साथ 0 हो गया, ए क्रॉस बी कितना आएगा माइनस का ए क्रॉस बी, और यहां से कितना हो गया, यहां से हो गया आपका प्लस बी क्रॉस ए, उसको भी बी क्रॉस ए लिख ले, तो ये कितना हो गया, है ना। इसी पे एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो उसके डायगोनल्स कैसे दिए जाएंगे, ऐसे ए प्लस बी लिखो या ए माइनस बी लिखो या इसको बी माइनस ए लिखो, आप तो मॉड यूज कर रहे हो ना। तो अब आप एक नया एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स इस ओरिजिनल वाले की क्या थी, डायगोनल्स। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, देखिए, है ना, यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो बी क्रॉस ए, और इसको भी हमने क्या लिखा बी क्रॉस ए, तो ये कितना हो गया ट्वाइस बी क्रॉस ए लिखो या ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यदि ये एरिया आपका A1 है, ये एरिया आपका A1 है, और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides whose two adjacent sides are diagonals of parallelogram whose adjacent sides are A vector and B vector is, मतलब A2 कितना हो गया ट्वाइस ऑफ A1, उसका डबल हो जाएगा। समझे आप, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया हमें अब उसके डायगोनल्स के फॉर्म में निकालना है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल in form of their diagonals, तो ट्राई करें, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, पोजीशन वेक्टर्स ले लो,
सो देखो एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया मुझे उसके डायगोनल्स के फॉर्म में निकालना है, यानी AC और BD के फॉर्म में। ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, सुनिए इसको मैंने मिला दिया, ये इसका एक डायगोनल हो गया AC। सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज द वेक्टर एरिया, क्योंकि हम लोग क्या है मॉड वॉड लेंगे तो फिर ये ऐड कैसे होंगे, है ना। तो वेक्टर एरिया ले लिया मैंने ABC, डेल्टा ABC और वेक्टर एरिया ऑफ डेल्टा ADC। अच्छा इसका एरिया लिखा मैंने 1/2 AB क्रॉस AC, को इनिशियल रखते हुए करना है आपको, AB क्रॉस AC। और कैसे लिखना है आपको, राइट हैंडेड, AB क्रॉस AC, राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब दिस उससे मूव करते हो इस डायरेक्शन में, तो AB क्रॉस AC। फिर क्या भाई, अब मॉड तो आ नहीं रहा कि आप जिसके चाहे वैसे आप क्रॉस ले लें, A क्रॉस B ले लें या B क्रॉस A ले लें, मॉड से तो कुछ चेंज होगा नहीं। और फिर इसका AC और क्रॉस AD। अब देखो इसका 1/2 तो बाहर ले लो और इसको लिखो माइनस, इसको तो एज इट इज रखो, इस वाले को AC क्रॉस AD और माइनस इसको लिखो आप AC क्रॉस AD। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो ध्यान से समझिए, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ AC वेक्टर भी फर्स्ट पोजीशन पे था और इसको अगर मैंने फ्लिप किया तो ये भी फर्स्ट पे आ जाएगा। 1/2 AC वेक्टर को कॉमन ले लो तो क्रॉस, देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, आप समझिए, यदि आपके पास ऐसा लिखा है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, तो बोलो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, A क्रॉस B वेक्टर माइनस C वेक्टर, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना। तो मैंने AC वेक्टर को कॉमन लिया तो यहाँ हो गया AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर 1/2 AC वेक्टर क्रॉस। अब सुनिए इसको क्या लिखूं मैं, AB वेक्टर माइनस का है तो इसको मैं ऐसे लिखूं BA वेक्टर माइनस AB वेक्टर को BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, और BA वेक्टर AD वेक्टर, सुनिए BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर बाय द ट्राइंगल रूल, बोलो यस BD वेक्टर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये कितना हो गया, 1/2 क्या AC क्रॉस BD, और ये क्या है वेक्टर एरिया। और आपको अब क्या ले लेना है, इसका मॉड, है ना। AC वेक्टर कौन, ये इसका डायगोनल, BD वेक्टर कौन, ये इसका डायगोनल, तो कितना हो गया, ये तो वेक्टर एरिया हो गया। तो फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD उनके डायगोनल्स के फॉर्म में होता है ये मॉड AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। आप समझे मेरी बात। देखिए क्या है इसमें, क्योंकि वेक्टर एरिया हम लोग लेते नहीं है, हम लोग तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी को मानते हैं, तो आप मॉड ले, जहाँ AC वेक्टर और BD वेक्टर इनके क्या है डायगोनल्स है, यानी 1/2 मॉड D1 क्रॉस D2। और पैरेललोग्राम का एरिया में क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हाफ नहीं आता है, ट्राइंगल में आता है हाफ, है ना। और इसमें क्या होता है, दो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1/2 सिंपली है।